थामा का ट्रेलर आ चुका है, जो कि देखने में काफी दिलचस्प है। ट्रेलर में और इसके प्रमोशनल मटेरियल्स में भी कई बातें साफ हैं, जैसे कि बैकग्राउंड में रश्मिका की आवाज आती है। वो कहती है, तुम बेताल हो और तुमको इसलिए बनाया गया था ताकि तुम इंसानों की सुरक्षा कर सको। इससे नवाजुद्दीन सिद्दीकी के कैरेक्टर और उनकी पूरी प्रजाति के पीछे एक कहानी का संकेत मिलता है। नवाजुद्दीन खुद कहता है कि वो थामा बनेगा। इससे ये साफ हो जाता है कि फिल्म का नाम थामा असल में एक एंटिटी सत्ता है, यानी नवाजुद्दीन मुख्य वैम्पायर या बेताल नहीं है, उसके ऊपर भी कोई था जो उससे ज्यादा शक्तिशाली रहा होगा, शायद सबसे पहला। बेतालों को इंसानों की सुरक्षा के लिए बनाया गया था और वो ऐसा करता भी होगा, तभी यहाँ के लोग उसे पूछते थे, जिसमें रश्मिका भी शामिल है। लेकिन फिर नवाजुद्दीन उसी बेताल आर्मी का एक सैनिक रहा होगा या एक सामान्य सा बेताल जो कि विद्रोह कर बैठा। इस नाम को लेकर एक थ्योरी है कि थामा असल में अश्वत्थामा के संदर्भ में कहा जा रहा है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि वो एक चिरंजीवी हैं और उन्हें पूरी दुनिया में भटकने का श्राप मिला था, साथ ही उनके घाव कभी नहीं भरते। इस तरह मेकर्स इस पौराणिक कॉन्सेप्ट पर एक अलग मोड़ लेकर ये बताना चाहते हैं कि अश्वत्थामा ही शायद ये बेताल वाली कहानी है। ट्रेलर में हमें 3 अलग अलग असुर दिखाई देते हैं, तो हो सकता है कि ये असुर जो रक्तबीज था वही आधुनिक युग में वैम्पायर या बेताल है, या फिर इसी के रक्त की एक बूंद से वैम्पायर्स को शक्तियां मिली हैं। ये भी पता चलता है कि ये कहानी 1000 साल पुरानी है, यानी नवाजुद्दीन का बेताल 1000 साल पहले जीवित हुआ होगा या बनाया गया होगा और उसके बाद उसने दूसरे वैम्पायर्स की आर्मी बनाने की कोशिश की होगी, लेकिन फिर उसे चांदी की जंजीरों में बांधा गया, उस पर जादू टोना किया गया और उसे कैद कर लिया गया। एक शॉट में हम एक व्यक्ति की पीठ देखते हैं। मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि ये आयुष्मान का कैरेक्टर आलोक ही होगा, जिसका ये पुनर्जन्म है। पिछले जन्म में हो सकता है कि वो कोई ऐसा इंसान रहा हो जिसने बेताल पर जीत हासिल की थी। आलोक उस गुफा तक पहुंचता है जहां नवाजुद्दीन कैद है और वहां इन दोनों के बीच बातचीत होती है। जहां तक मुझे लगता है आलोक ही नवाजुद्दीन को आजाद करने के लिए जिम्मेदार होगा। फिल्म में मीम्स को शामिल करने का निर्णय थोड़ा अजीब है, क्योंकि मीम्स की प्रासंगिकता बहुत जल्दी खत्म हो जाती है और ऐसे में ये एक जोखिम भरा चुनाव हो सकता है। आलोक और रश्मिका के कैरेक्टर के बीच थोड़ी बहुत लव स्टोरी भी दिखाई देती है। किसी तरह रश्मिका आलोक को बचाने आती है और वे बच जाते हैं, लेकिन इसके बाद कुछ सीक्वेंस ऐसे हैं जहां आयुष्मान का कैरेक्टर वैम्पायर बन चुका है। इस बात को छुपाने की कोशिश नहीं की गई है। एक डायलॉग में आलोक कहता है, मेरी हार्ट बीट नहीं है, मैं राजमा चावल कैसे खाऊंगा। ये वैम्पायर की कहानी के हिसाब से बिल्कुल सही है, क्योंकि वैम्पायर मर चुका होता है और धूप में उनकी त्वचा जल सकती है। हम एक वैम्पायर को हवा में उछलकर उतरते हुए देखते हैं जिसके आसपास चमगादड़ हैं। इस कौशल को सफलतापूर्वक दिखाने के लिए शक्तियों पर जबरदस्त नियंत्रण चाहिए, जो शायद इस वैम्पायर ने हासिल कर लिया है। लेकिन एक सीन में कोई आलोक को उठाकर पार्किंग लॉट में फेंक रहा है, जिससे वो कॉलम तोड़ता हुआ दूर गिरता है। यहाँ आलोक का अपनी शक्तियों पर कंट्रोल नहीं है, मतलब जो उसे मार रहा है वो उससे श्रेष्ठ है। तो या तो ये भेड़िया वर्सेस वैम्पायर की लड़ाई हो सकती है, जिसकी हमने पहले भी थ्योरी दी थी। तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ एक छोटा सा टाइम जंप हो। आयुष्मान को अपनी शक्तियां मिल चुकी हैं, वो अभी भी उन्हें समझने की कोशिश कर रहा है और दिल्ली में रश्मिका के साथ उसकी लव स्टोरी आगे बढ़ रही है। लेकिन फिर नवाजुद्दीन की एंट्री होती है, जिसने खुद को आधुनिक समय में भी जिंदा रखना सीख लिया है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ये रश्मिका का कैरेक्टर है, लेकिन हम ये भी देख चुके हैं कि रश्मिका के पास